हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। सानवी रूहान एपिसोड 21। अब नेक्स्ट। रूहान ने सानवी का वो क्यूट सा फेस देखा और उसे थोड़ा सा दूर हो गया ताकि वो ठीक से सानवी को देख सके। तभी सानवी के कान में दुर्गा देवी की आवाज पड़ी, ओ बहू रानी, अगर तुम्हारा वो क्या जो चल रहा है ये हो गया हो तो नीचे आ जाओ। घर की बहू होने के बावजूद इतनी देर से उठी है और अभी तक नहाई भी नहीं, ना घर की पूजा की, ना बड़ों का आशीर्वाद लिया। कैसे संस्कार है तुम्हारे ऊपर? यूरोप जाकर क्या खुद को वहां की महारानी समझने लगी? दुर्गा देवी की बात सुनकर सानवी ने अपना सर झुका लिया और वहां से कमरे के अंदर जाने लगी, जिसे देख रूहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर दुर्गा देवी का चेहरा जिस तरफ था उस तरफ सानवी का चेहरा कर दिया और खुद भी सानवी के पीछे खड़ा होकर अपनी रौबीली आवाज में बोला, अरे वो दुर्गा देवी, चालू हो गया तेरा इतना प्रवचन जो तू मेरे बेबी को झाड़ रहे है ना। इतना ही प्रवचन अगर कहीं जाकर दे देती तो जरूर तुम्हें एक अवार्ड मिल जाता। और रही बात देर तक उठने की, तो वह आज ही देर से उठे हैं और अभी तक मेरे ख्याल से घड़ी में सुबह के 6:30 बज रहे हैं। जैसे जैसे तू बुढ़ी होती जा रही है तेरी आंखों से नींद भी गायब होती जा रही है। खुद की नींद तो तूने उड़ा दी, अभी बाकियों की भी उड़ा दी, कहकर उसने सानवी का हाथ छोड़ दिया और उसे अंदर जाने का इशारा कर दिया, जिसे देख सानवी चुपचाप अंदर चली गई। तभी वहां कियारा भी आ गई। रूहान को देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, लेकिन रूहान ने उसे बुरी तरीके से इग्नोर कर दिया और दुर्गा देवी को देखते हुए बोला, अब तुझे कुलदेवी का दर्शन नहीं करना? जा जाकर तैयार हो जा, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। कहते हुए रूहान कमरे के अंदर चला गया। दुर्गा देवी ने मुंह बनाया और धीरे से बोली, इस लड़के ने क्या जादू कर दिया जो अभी से बीवी का पल्लू पकड़े जा रहा है? कियारा उसके पास बैठते हुए बोली, नानी फिकर नॉट, अब वो यहाँ पर आ गया है ना तो मैं उसे अच्छे से संभाल लूंगी। दुर्गा देवी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। सुबह के 7:30 बजे सब लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठे हुए थे। रूहान का टाइम शेड्यूल फिक्स होने के कारण कोई भी उसमें बदलाव नहीं करता था। एक वही वक्त रहता था जब रूहान उनके साथ होता था, वरना वो ज्यादातर बाहर ही खाता था। डाइनिंग टेबल पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ था, बस चम्मच की आवाज आ रही थी। सानवी की नजरें डाइनिंग टेबल पर रखी पनीर की सब्जी और टोस्ट सैंडविच पर थी। वो अपनी आंखें रोल करते हुए उसे ही देख रही थी। उसे चुपचाप देख रूहान की आंखें छोटी हो गई और वो सानवी को घूरने लगा, लेकिन सानवी की नजर उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं थी। उसके सामने जो प्लेट पड़ी थी जिसमें हेल्दी खाना था उस पर भी सानवी का ध्यान नहीं था। रूहान ने उसे देखा और अपनी दबंग आवाज में कहा, माऊ, खाना तुम्हारे सामने है। सानवी ने अपने आगे देखते हुए कहा, पता है मुझे, लेकिन देखिए ना, मैं भी उस तरफ नहीं पहुंच पा रही हूँ और ना वो खाना मेरी तरफ आ रहा है। क्या हेल्प कर देंगे आप मेरी? जरा वो प्लेट उठाकर यहाँ तो दे दीजिए। सानवी की आवाज से सब लोगों का ध्यान उसके तरफ चला गया। वही रूहान हैरानी से उसे देखने लगा। वीरेन तो अपना मुंह दबाकर हंस रहा था। उसे रूहान के ऊपर बड़ी हंसी आ रही थी। रूहान ने सानवी को एक लुक दिया और कहा, अपनी नजरें संभाल कर रखना। सानवी ने बुरा सा मुंह बनाया और कहा, मेरा मन नहीं ब्रेकफास्ट करने का, मुझे भूख ही नहीं है। तभी वहां गिरिजा जी अपने हाथ में एक कटोरा लेकर आते हुए प्यार से बोली, कोई बात नहीं, तुम्हें वो नहीं खाना ना, तुम ये खाओ। कहते हुए गिरिजा जी ने उसके सामने कटोरा रखा, जिसे खोलकर सानवी ने देखा तो उसकी आंखें चमक गई, क्योंकि उसमें सूजी का हलवा था।
जिसकी स्मेल भी काफी ज्यादा अच्छी आ रही थी। ऊपर से ड्राई फ्रूट इतने ज्यादा डाले हुए थे कि सानवी को रहा ही नहीं गया। वो अपने मुंह में पानी लाते हुए बोली, थैंक यू मासा, इसकी स्मेल कितनी अच्छी आ रही है। कहते हुए सानवी ने जल्दी से एक प्लेट ली और उसमें सर्व करने लगे। जिसे देख रूहान ने उसके हाथ से प्लेट छीन ली और उसे गुस्से से देखते हुए बोला, कहा ना सिर्फ हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है। उसकी बात सुनकर सानवी का जो खिला हुआ चेहरा था वो गिर गया। कियारा उसे देखकर हंसी जा रही थी। दुर्गा देवी ने उसे टोंट मारते हुए कहा, रूहान सिंह राणा से शादी करने के सपने जो देख रही थी, अब उसके हिसाब से चलना भी चाहिए। इतना आसान थोड़ी है रूहान सिंह राणा के साथ जिंदगी बिताना। दुर्गा देवी की बात सुनकर सानवी ने अपना सर नीचे झुका दिया और धीरे से बोली, पूरी जिंदगी किसे बितानी है? 6 महीने ही तो है, उसके बाद कुछ भी खा सकते हो। अगर ये ऐसे ही मेरे ऊपर जुल्म करते रहे तो सच में मैं इन्हें छोड़कर चली जाऊंगी। कहते हुए सानवी अपने आगे रखे हुए ओट्स को घूरने लगी। वही सानवी की बात जब रूहान ने सुनी तो उसके हाथों की मुट्ठियां बन गई। उसने गुस्से से सानवी के चेहरे को पकड़ा और सीधा अपनी तरफ खींच लिया। उसकी हरकत देख सबकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वही सानवी भी एकदम से हड़बड़ा गई और उसे देखने लगी। रूहान ने अपने जबड़े भींच लिए और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, सिर्फ हेल्दी खाने के लिए कह रहा हूँ तो तुम्हारे इतने नखरे नहीं, खाना तुम्हें ठीक है, भूखी रहो। कहते हुए रूहान ने उसके चेहरे को फिर से उसकी जगह पर धकेल दिया और अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके अपनी जगह से उठ गया। फिर उसने एक नजर दुर्गा देवी पर डाली और फिर गिरिजा जी को देखते हुए बोला, अरे मॉम, मुझे तो यहाँ इसलिए बुलाया कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आप हॉस्पिटल में थी और कोई आपको ले भी नहीं रहा था। आप ठीक तो है ना? रूहान की बात सुनकर दुर्गा देवी के माथे पर पसीना आने लगा। उनकी एकदम से बोलती बंद हो गई और डर के मारे उनके हाथ पैर थर थर कांपने लगे। गिरिजा जी ने रूहान को अजीब नजरों से देखा और कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस कल सीढ़ियों से पैर फिसल गया था, लेकिन ज्यादा चोट नहीं आई मुझे। लेकिन मुझे काफी अच्छा लगा कि इतनी सी बात पर तुम मुझसे मिलने आई। रूहान ने दुर्गा देवी को तिरछी नजरों से देखा और कहा, लगता है मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई है। पता लगाना पड़ेगा ये साजिश किसकी है। उसकी बात सुनकर दुर्गा देवी खिसियानी हंसी हंसते हुए बोली, अरे क्यों बेटा, मुझे जरा कमरे में छोड़ दे, मेरे कमर में दर्द हो रहा है। थोड़ी देर आराम करूंगी तो अच्छा महसूस होगा। दुर्गा देवी इतना कहकर अपनी जगह से उठने लगे तो रूहान ने अपनी दबंग आवाज में उन्हें रोकते हुए कहा, ओ दुर्गा देवी, कहाँ चली? जाकर रेडी हो जा, हमें जा रहे हैं यहाँ से अभी। दुर्गा देवी ने अपनी कमर पर हाथ रखा और कहा, मुझसे नहीं होगा, हम कल चले जाएंगे। रूहान ने दुर्गा देवी को देखा और कहा, कल क्यों? अभी जाना है, मतलब अभी जाना है। मैं यहाँ और कितने दिन रुकूंगा? मुझे नहीं होगा, मुझे वापस यूरोप जाना है, इसलिए कह रहा हूँ, जाकर रेडी हो जाओ। कहकर रूहान ने वीरेन को इशारा किया तो वीरेन जल्दी से उसके पीछे चला गया। वही उसके जाते ही सानवी ने जल्दी से जल्दी सूजी का हलवा लिया और उसे खाने लगे। खाने के बाद उसने अपने पेट पर हाथ रखा और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, ओ माय गॉड भोलेनाथ, सच में आज मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। इतने दिन से उसका वो हेल्दी हेल्दी खाना खाकर मैं इतनी ज्यादा हेल्दी हो गई थी कि मुझे अब हेल्थ चीजों से इतना ज्यादा प्यार हो गया है कि मैं उब गई हूँ। फिर उसने गिरिजा जी को देखकर धीरे से कहा, माँ साहब, अगर बच जाए ना तो थोड़ा सा निकाल कर फ्रिज में रख दीजिएगा, मैं बाद में खा लूंगी। और आपके हाथों में ना सच में बहुत ज्यादा स्वाद है और आप बहुत ज्यादा प्यारी हैं। कहते हुए सानवी ने धीरे से उनके गालों पर किस किया, जिसे देख गिरिजा जी ने उसके बालों को सहला दिया और मुस्कुरा दी। फिर सानवी ज्योति के साथ कमरे में चली गई।
वही रूहान और वीरेन वहां से बाहर आ गए और गाड़ी में बैठ गए। वीरेन ने रूहान को देखते हुए पूछा, देव और ब्राउन है नहीं है तुम्हारे साथ? कहाँ चले गए वो दोनों? तुम्हारी पूछ। रूहान ने उसे तिरछी नजरों से देखा और अपनी दबंग आवाज में बोला, वो उनके हिस्से की सजा काटने के लिए गए हैं। तू बोल, क्या पता चला है तुम्हें? वीरेन ने ड्राइव करते हुए कहा, मुझे सानवी भाभी के घर का एड्रेस मिल गया है और उनके बारे में और भी कुछ पता चल गया है। ज्योति ने कुछ खुलकर तो नहीं बताया, लेकिन जितना भी बताया था मैंने उसके बारे में सर्च किया तो मुझे थोड़ा बहुत पता चल ही गया, लेकिन काफी हद तक वो सच्चाई सच्ची है या नहीं ये हमें जानने के लिए इस राज के और टिप जाना पड़ेगा। रूहान ने उसे घूर कर देखा और उसे एक डेविल लुक देते हुए बोला, घुमा फिरा कर क्यों कह रहा है? जो पॉइंट वाली बातें हैं वही कहना। रूहान की बात सुनकर वीरेन झेप गया और बोला, अच्छा अच्छा ठीक है ना, इतना घूर क्यों देख रहे हो? उस दिन मैं ज्योति को लेकर यूरोप घूमने गया था, इसी बहाने कि उसके बारे में कुछ पता चले। उसकी बात बीच में ही काटते हुए रूहान गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें उसके बारे में पता लगाने के लिए नहीं कहा है, माओ के बारे में पता लगाने के लिए कहा है। तुम अपनी सेटिंग बाद में करवा लेना। उसकी बात सुनकर वीरेन ने चीढ़ कर उसे देखा और कहा, यार मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और जब भी आएगा तब का तब देख लूंगा। अभी के लिए पॉइंट ये है कि मैं उसके बारे में इसलिए पता लगा रहा हूँ ताकि उसके बारे में जो कुछ भी पता चले उससे हमें भाभी के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। कल हमने भाभी के मुंह से ज्योति के लिए दीदी सुना था, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर वो उसकी दासी है, उसके बेस्ट फ्रेंड है, तो उसकी दीदी कैसे बन गई? और एक बात मुझे पता चली है, सानवी और ज्योति एक घर में जरूर रहते हैं, लेकिन ज्योति का घर अलग है। उसके बारे में भी मैंने पता करवा लिया है। तो मैं तुम्हें कहा था ना, वो किसी से फोन पर बात करती रही थी। वो दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन उसके बारे में अभी तक ज्यादा कुछ पता नहीं चला है, इसलिए मुझे ज्योति को लेकर भी प्रतापगढ़ जाना है ताकि और कुछ पता चले। वीरेन की बात सुनकर रूहान गहरी सोच में डूबते हुए बोला, तुम्हारा मतलब है कि ज्योति माऊ के साथ तो रहती है, लेकिन उसका अलग से घर है और वो किसी लड़के के साथ वहां पर रहते हैं। तो फिर अगर माऊ ज्योति की दीदी कह रही थी, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि वो कल जिस लड़के से बारे में बोल रही थी वो ज्योति का भाई हो? वीरेन ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी, या फिर वो भाभी का भी भाई हो सकता है। फिर ये अमानत वाली बात कहाँ से आई? रूहान ने मुद्दे पर आते हुए वीरेन से पूछा, तो वीरेन ने उसे घूर कर देखा और कहा, अब ये मुझे कैसे पता होगा? रूहान ने अपने फोन पर कुछ टेक्स्ट मैसेज करते हुए अपनी दबंग आवाज में कहा, इसका मतलब हमारा प्रतापगढ़ जाना जरूरी है। वैसे भी हम जा ही रहे हैं, मेरे ख्याल से हमें 3-4 दिन का ट्रिप कर लेनी चाहिए। वीरेन ने उसे देखा और पूछा, इतनी लंबी ट्रिप क्यों? रूहान ने अपने चेहरे पर गहरी मुस्कान ली और कहा, मैं माऊ को लेकर प्रतापगढ़ पहले भी जा चुका था और जब मैं गया था वहां पर बहुत कुछ हुआ था जिसके बारे में मैंने तुम्हें भी बताया था। अगर वो इंसान हमें एक बार फिर मिल जाता है तो हमें और भी चीज आसानी से पता लगा सकते हैं, क्योंकि वो माऊ से कह रहा था उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसका मतलब वो उससे कई साल पहले से जानता होगा। वीरेन ने कुछ सोचते हुए कहा, सही जा रहे हो तुम। इस मामले में तेरा दिमाग इतना तेज क्यों दौड़ता है, वही मुझे समझ नहीं आता। वीरेन की बात सुनकर रूहान ने उसे एक लुक दिया और कहा, उसके लिए दिमाग भी होना चाहिए। कहते हुए दोनों भी अपने सोच विचार करते हुए वहां से कंपनी चली गई। राणा पैलेस। दुर्गा देवी और कियारा कमरे में बैठी हुई थी। कियारा ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए कहा, नानी, वो कुलदेवी के दर्शन करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना?
दुर्गा देवी कुछ कहती इससे पहले ही कल्याणी बुआ कमरे के अंदर आते हुए बोली, सब कुछ समझ आ रहा है हमें, लेकिन तुम्हें नहीं आ रहा है। यही मौका है उसे रिझाने का, क्योंकि अगर वो 3-4 दिन के लिए अपने काम से फ्री रहेगा तो तुम्हें अच्छा मौका है उसके नजदीक जाने का। और फिर रही बात उस लड़की की, तो हम सब साथ में रहेंगे तो रूहान उस लड़की के पास जा ही नहीं पाएगा। अपनी माँ की बात सुनकर कियारा की आंखों में चमक आ गई और वो दुर्गा देवी को देखते हुए बोली, नानी, आप जाने की तैयारी करिए, मैं अभी पार्लर जाकर आती हूँ। कहते हुए उसने अपने बालों को झटका मारा और वहां से चली गई। इस वक्त सानवी और ज्योति उस कमरे में थे जो पहले सानवी को कमरा दिया गया था। जैसे ही वो दोनों कमरे के अंदर आए, ज्योति ने सानवी को बेड पर बैठा दिया और पूछा, अब बता क्या हुआ था, सब कुछ डिटेल्स में बता। सानवी ने शर्माते हुए कहा, डिटेल्स में क्या है दी यार, बस मैंने कहा ना उतना ही हुआ है और कुछ नहीं। ज्योति ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम्हें पता है तुमने जो किया है ना, बहुत गलत किया है, तुम्हें सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था। सानू, तुम्हें तो अच्छे से पता था ना सब कुछ, फिर तुमने ऐसा कदम उठाया ही क्यों? मुझे तो सोच सोच कर ही टेंशन हो रही है। सानवी ने चिढ़कर ज्योति को देखा और कहा, कहा न दी, हो गया तो बस हो गया, अब क्या करूं? इस बात के लिए भी आप मेरी जान ले लेंगे क्या? अगर ऐसा है तो सच में ले लीजिए, बस तंग आ गई हूं मैं अब इन सब चीजों के बारे में सोच सोच कर। एक वो राणा जी हैं जो मुझे छोड़ते नहीं हैं, और दूसरी तरफ आप है कि परेशान कर रही है, ऊपर से डरा भी रही है। ज्योति ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा ठीक है, चल इतना मत सोच, लेकिन तू क्या जवाब देगी? सानवी ने मुंह का पाउट बनाया और कहा, प्लीज दी हेल्प करिए ना, उन्हें पता तो नहीं चला ना मैं यूरोप गई थी? ज्योति ने अपना सर हिलाते हुए कहा, मैंने कह दिया है लेकिन कि तुम यूरोप में ही हो, क्योंकि तुम्हें तो अच्छे से पता है उनकी नज़र तुम्हारे ऊपर हमेशा रहती है। लेकिन तुम कहाँ रहती हो ये मैंने नहीं बताया है, बस इतना बता दिया है कि हम दोनों यूरोप में हॉस्टल में रहते हैं और वहीं से पढ़ाई कर रहे हैं। सानवी ने चैन की सांस ली और कहा, फिर तो ठीक है, बात का बाद में देख लेंगे, अभी मुझे पढ़ाई पर फोकस करना है और जल्द से जल्द मुझे उस बारे में जानना है जिसके लिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ। ज्योति ने हाँ कहा और पूछा, तुमने वो बोतल ठीक से तो रख दी है ना, और वो सारे सामान? सानवी ने नहीं में सर हिलाया और कहा, वो सब कुछ तो घर पर ही है और उसी जगह पर है, पहले दादाजी ने रखा था, इसके बारे में सिर्फ हम दोनों को और दादाजी को पता था। ज्योति ने अपना सर हिला दिया और कहा, तेरा फोन मेरे पास है और इस पर बहुत सारे फोन कॉल्स आकर जा चुके हैं। सानवी ने एक नजर ज्योति को देखा, फिर उस फोन को, फिर कुछ सोचते हुए बोली, ये मेरे पास रहेगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ये आप अपने पास ही रखें, अगर राणा जी के हाथ लग गया तो मुसीबत आ सकती है। फिर ज्योति ने कमरे को ठीक से देखा और बालकनी में झांकते हुए धीरे से बोली, माऊ, मुझे पता चला है कि गंगू को राणा जी ने बहुत ज्यादा पीटा था, इनफैक्ट उनके कान के नीचे गोली भी चला दी है। वो आदमी जो पहले पागल था और पागल हो गया है, और अब बुआ तो बौखला गई है। सानवी ने डरते हुए कहा, दीप प्लीज, मुझे इन सब के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि जब भी मैं इन सब के बारे में सोचती हूँ ना, मेरा दिमाग फट जाता है। वो दोनों बातें करने में बिजी थी कि तभी किसी ने कमरे का दरवाजा नॉक किया, जिसकी आवाज सुनकर सानवी और ज्योति दोनों भी शांत हो गए। फिर जाकर ज्योति ने कमरे का दरवाजा खोला तो बाहर गिरिजा जी खड़ी थी। ज्योति ने मुस्कुराकर उन्हें देखा तो गिरिजा जी कमरे के अंदर आते हुए बोली, बच्चों रेडी हो जाओ, हमें निकलना है। सानवी ने गिरिजा जी को देखा और पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं मासा? गिरिजा जी ने उन दोनों को प्यार से देखा और कहा, हम ना राजस्थान।
प्रतापगढ़ जा रहे हैं, चलो जाओ, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, कहकर गिरिजा जी कमरे के बाहर चले गए। वही गिरिजा जी की बात सुनकर सानवी और ज्योति की आंखें हैरानी के साथ साथ शौक से भी बड़ी हो गई। दोनों के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगी। उस एसी में भी दोनों के माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। सानवी ने कसकर ज्योति का हाथ पकड़ लिया और कहा, दीदी, प्रतापगढ़ फिर से नहीं। ज्योति ने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, डरो नहीं सानू, सब कुछ ठीक होगा। वो तो खुद भी अंदर से बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन वह इस वक्त ऐसा बिल्कुल भी सानवी को महसूस होने नहीं दे सकती थी, नहीं तो सानवी और ज्यादा डर जाती। दूसरी तरफ सब लोग रेडी हो गए थे। लगभग 2 घंटे बाद रूहान और वीरेन भी घर आ चुके थे। गिरीश जी अपनी किसी मीटिंग के लिए दूसरे शहर गए हुए थे, जिस कारण इन सब के बारे में उन्हें जरा भी खबर नहीं थी। इस वक्त सब लोग राणा पैलेस के बाहर खड़े थे। रूहान जब से आया था उसने एक बार भी सानवी से बात नहीं की थी। जनाब गुस्सा थे मैडम से, लेकिन सानवी इस वक्त इतनी ज्यादा अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि उसे अपने राणा जी का ख्याल ही नहीं आया, और वो इस बात से तो पूरी तरीके से अनजान थी कि उसके राणा जी उस पर गुस्सा है। वही कियारा बस एक मौके की तलाश में थी कि कब वो रूहान से बात कर सके। धीरे धीरे सब लोग बस में चढ़ रहे थे, जो उनकी फैमिली बस थी। सबसे पहले दुर्गा देवी और कल्याणी जी बस में चढ़ गई। उनके बाद समीरा और गिरिजा जी बस के अंदर चली गई। उनके जाने के बाद अब वहां पर सिर्फ कियारा, ज्योति और सानवी ही मौजूद थे। सबको जाता हुआ देखकर सानवी और ज्योति भी बस में चढ़ गई। वही रूहान ने हैरानी से अपने माऊ को देखा, जो उसे देख भी नहीं रही थी। उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से से सानवी के पीठ को घूरकर देखा और कहा, बहुत तेवर चढ़ गए हैं रानी सरकार के, सीधा रूहान सिंह राणा को इग्नोर, बहुत बुरा अंजाम होगा इसका, मिसेस रूहान राणा। कहते हुए रूहान सानवी के पीठ को घूर रहा था। वही वीरेन ड्राइवर के साथ कुछ बातें कर रहा था। कियारा ने जब देखा कि वहां पर कोई मौजूद नहीं है, वो जल्दी से रूहान के पास चली गई और उसके बाह पर अपने हाथ को लपेटते हुए खुश होकर बोली, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ रूहान, बहुत वक्त बाद हम कहीं पर साथ घूमने जा रहे हैं। देखना तुम, ये ट्रिप कितनी ज्यादा यादगार रहेगी। कियारा के ऐसे अचानक हाथ पकड़ने से रूहान के एकदम से सनक गई। पहले उसके माऊ ने उसका पूरा मूड का बैंड बजा रखा था, और अब ये कियारा ने जो इस वक्त हरकत की थी, उससे रूहान के हाथों की नसें उभर कर बाहर आ गई। उसने गुस्से से कियारा को झटक दिया और अपनी दबाई हुई गुस्से भरी आवाज में बोला, अपने औकात में रहो कियारा, कितनी बार कहा है तुमसे मुझसे दूर रहा करो। तुम्हें क्या लगा तुमने जो मेरे साथ हरकत की है मैं भूल चुका हूँ? कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। और एक बात याद रखना, अब मेरी शादी हो गई है, इसलिए मेरे नजदीक आने की कोशिश भी मत करना, वरना सीधा काट दूंगा। कहते हुए रूहान ने अपनी जुबान को हल्का सा फोल्ड किया और अपने गर्दन पर चाकू की तरह घुमाकर दिखाया और फिर सीधा बस के अंदर चला गया। वही रूहान के ऐसे धक्का देने से कियारा नीचे गिर गई। उसकी ड्रेस पूरी खराब हो गई थी। उसने एक नजर अपने ड्रेस को देखा और फिर से अपने आंखों में गुस्सा लिए अपने हाथ को जोर से जमीन पर पटकते हुए बोली, इतना घमंड रूहान, किस बात का? तुम्हें क्या लगा तुम नामर्द हो, किसी को पता नहीं है? और अपने नामर्दी का इतना घमंड? तुम्हारे पास सिर्फ एक ही औरत आ सकती है और वो सिर्फ मैं हूँ। मेरे सिवा तुम्हारे नजदीक कोई और आ ही नहीं सकता। कहते हुए कियारा के चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। रूहान जब बस के अंदर आया तब उसकी नजर सानू के ऊपर गई, जो ज्योति के साथ बैठे हुए थे। जिसे देख अब रूहान गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। उसका दिमाग आज हद से ज्यादा खराब होता जा रहा था। एक तो ना उसे माऊ के बारे में कुछ पता चल रहा था, न उस लड़के के बारे में,
इस टेंशन में वो पहले से ही बौखलाया हुआ था और अब जो सानवी ने उसके सुबह बात ना मानकर उसे और ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। फिर अब उसकी वो हरकत, वो गुस्सा था, फिर भी वो उसे मनाने नहीं आई और अब तो उसने हद ही पार कर दी, सीधा उसे इग्नोर कर दिया और अब बस में भी अपनी बहन के साथ बैठ गई। वाह रे रानी सरकार! रूहान गुस्से से सानवी की तरफ गया और उसकी बाह को कसकर पकड़कर उसे सीट पर से खड़ा कर दिया, जिससे सानवी एकदम से हड़बड़ा गई और रूहान को बेचारी नजरों से देखने लगी। तो रूहान ने उसे एक नजर तक नहीं देखा और उसे खींचते हुए ले जाकर पीछे बैठा दिया, जहां पर बड़ा सा सोफा था। रूहान ने सीधा सानवी को सोफे पर फेंक दिया और खुद खिड़की के पास जाकर बैठ गया। सानवी बस उसे देखती रह गई। उसने गुस्से से रूहान को देखा और उसे देखकर उंगली दिखाते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से फेंकने की? मैं वहां पर बैठी थी ना, आपको अच्छी नहीं लग रही थी जो आप मुझे यहाँ इस तरह घसीटते हुए लेकर आ गए? जाइए ना, आपकी वो कियारा बेबी उसके साथ बैठी है, हाथ में हाथ डालकर। कहते हुए सानवी ने मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखा। उसकी बात सुनकर रूहान के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसके होठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गए। उसके चेहरे पर दीवानगी छा गई, लेकिन उसने सानवी को कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देख सानवी और ज्यादा चिढ़ गई और अपने हाथों को आपस में उलझाते हुए गुस्से से बोली, आप अमीर लोगों का यही प्रॉब्लम होता है, एक घर वाली एक बाहर वाली। अगर इतना ही बाहर वाले के ऊपर प्यार आ रहा है तो उसे लेकर जाइए। कहते हुए सानवी ने अपनी जगह से उठने लगी, जिसे देख रूहान ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे सीट पर बैठाते हुए गुस्से से बोला, मेरा दिमाग खराब मत करो माऊ, चुपचाप बैठी रहो। रूहान के ऐसे गुस्से से डांटने पर सानवी ने अपना चेहरा एकदम छोटा किया और गुस्से से उसे उंगली दिखाते हुए बोली, आप मुझ पर इस तरह से इल्जाम नहीं लगा सकते। गलती आपकी है। आप उसके साथ मटर गश्ती कर रहे थे और चिल्ला मुझ पर रहे हैं। मतलब आपका ख्याल क्या है? आप यूं ही लड़कियों के साथ घूमते फिरते रहेंगे और मैं यहाँ आपकी मटर गश्ती अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रहूं? सानवी की बात सुनकर रूहान ने उसके गर्दन को कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसका दबाव ज्यादा न होने के कारण सानवी को इतना कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन उसकी अचानक की गई हरकत से वो बहुत ज्यादा घबरा गई और बुरी तरीके से सीट से चिपक गई। रूहान ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, इतना ही तुम्हें लग रहा है तो तुम क्यों नहीं करती मेरे साथ मटर गश्ती? मैंने रोका है तुम्हें? कहते हुए रूहान ने उसे छोड़ दिया। जब सानवी को उसकी बात समझ आई तो उसने गहरी सांस ली और अपने हाथों को मसलते हुए मन ही मन बोली, बहुत ही बेकरार है आप राणा जी, मेरी मटर गश्ती देखनी है आपको। रुकिए, आप ना आपकी हालत खराब कर दी ना तो मेरा नाम भी सानवी नहीं है। कहते हुए उसने अपने पोनीटेल को जोर से झटका मारा, जिस कारण उसके सारे बाल जाकर रूहान के चेहरे पर लगे, जो हवा के कारण बुरी तरीके से उसके चेहरे से चिपक गए। उसकी हरकत से रूहान और ज्यादा चिढ़ गया और उसके बालों को अपने चेहरे पर से हटाते हुए अपनी दबंग आवाज में बोला, माऊ, अपने बालों को संभाल कर रखो, नहीं तो इन्हें यहीं पर काट दूंगा। सानवी ने गुस्से से रूहान को देखा और चुपचाप वैसे ही बैठी रही। उसने अपने मन में कहा, कितने बुरे हैं राणा जी, जब से ये कियारा फियारा आई है ना तब से कितना ज्यादा मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। जब भी इन्हें मेरे साथ रहना होता है ना, जब भी इन्हें बेड रोमांस करना होता है ना, तो मुझे कितने ज्यादा प्यार से बातें करते हैं, पर ऐसे तो मुझे कोई भाव ही नहीं देते। मैं भी इनसे बात नहीं करूंगी, जाए भाड़ में। कहते हुए वो चुपचाप बाहर देखने लगे। वही रूहान ने तिरछी नजर से उसे देखा और अपने मन में बोला, ये आज अपने मन में भी इतनी जोर से क्यों नहीं बोल रही है? कुछ पता भी नहीं चल रहा है क्या कह रही थी। कहते हुए रूहान ने अपना सर झटका और लैपटॉप लेकर अपना काम करने लगा। वही वीरेन ने जब देखा ज्योति अकेली बैठी है तो वो उसके पास जाकर बैठ गया और उसे देखते हुए बोला, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है तुम काफी ज्यादा अकेली पड़ गई हो? ज्योति ने उसे एक नजर देखा और कहा,
आपको नहीं लगता आप ज़रा कुछ ज़्यादा ही मुझसे दोस्ती करने पर उतारू हो गए हैं? वीरेन ने अपने कंधे उचका दिए और कहा, मेरे ख्याल से ना तुम्हें एक दोस्त की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ रहते नहीं हैं। वैसे दोस्त भी बना सकती हो, बॉयफ्रेंड भी बन सकती हो। मेरे ख्याल से दोस्त से बेहतर बॉयफ्रेंड रहेगा, तुम्हें घूमने फिरने भी लेकर चला जाएगा। इसी बहाने तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। कहते हुए वीरेन ने बहुत रोमांटिक तरीके से अपने सीने पर हाथ घुमा दिया। जिसे देख ज्योति हंसती हुई बोली, हमें किसी से दिल विल नहीं लगाना है मिस्टर वीरेन जी। हमारा दिल तो हमारे पास ही अच्छे से महफूज है। क्या भरोसा किसी और के पास चला गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए तो। उसकी बात सुनकर वीरेन ने उसे देखा और अपने हाथों से तालियां बजाते हुए बोला, सुपर सुपर, सही कहा तुमने। ये तो हो सकता है, क्योंकि हमारा दिल तो हमारे पास ही सेफ रहता है। वैसे मेरे ख्याल से अगर तुम मेरे पास तुम्हारा दिल रखोगे तो शायद सेफ रहेगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? ज्योति ने खिड़की से बाहर देखकर शर्माते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, यह हमारे पास ही अच्छा है। दोनों भी ऐसी ही बातें करते हुए अपना वक्त बिता रहे थे और वीरेन उसके बातों बातों में ही उसके मन की बातें जानने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ज्योति के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था, जिस कारण अब वीरेन को भी बहुत ज्यादा चिढ़ मच रही थी। क्या होगा प्रतापगढ़ में? क्या करेगी सानवी रूहान के साथ? जाने के लिए जुड़े रहे कहानी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू। अगर आपको कहानी के आगे के भाग जानने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली एपिसोड सुनने का मौका पाए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल।